मैं आज आप लोगों के साथ भारत का स्वतंत्रता संग्राम इसको डिस्कस करूंगा और आपसे वार्ता करूंगा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम शैक्षिक दृष्टिकोण से बीए थर्ड की कक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृति के अलावा इतिहास के अन्य प्रश्न भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित होते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। 15 अगस्त 1947 को भारत एक राष्ट्र के रूप में गठित हुआ। राष्ट्र इंग्लिश में से नेशन बोलते हैं। मॉडर्न राष्ट्र जो है, आधुनिक राष्ट्र, इनके लिए हम शब्द नेशन स्टेट भी प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि नेशन या नेशन स्टेट क्या होता है। जब किसी भौगोलिक इकाई के लोग जो कि एक ही पूर्वज के वंशज हों, उनकी संस्कृति एक तरह की हो, भाषा एक तरह की हो और उनके पास सॉवरेनिटी, संप्रभुता होती है, ऐसे भौगोलिक इकाई को हम नेशन बोलते हैं। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा में इसे ही हम नेशन स्टेट बोलते हैं, क्योंकि सॉवरेनिटी शब्द यहां लगा हुआ होता है। नेशन या नेशन स्टेट एक आधुनिक कंसेप्ट है। इसकी शुरुआत रेनेसां पुनर्जागरण के बाद के यूरोप में हुई। वहां हम पाते हैं फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल, ये सभी राष्ट्रीय राज्य के रूप में विकसित होते हैं। भारत भी वर्तमान में एक राष्ट्रीय राज्य है। 15 अगस्त 1947 को भारत को यह दर्जा प्राप्त था जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन राष्ट्रीय राज्य के रूप में भारत का विकास यूरोपीय राष्ट्रों से बिल्कुल भिन्न है। यूरोप में संप्रभुता या सॉवरेनिटी फैली हुई थी। किसी दूसरे देश का शासन अन्य यूरोपीय देश पर नहीं था। सामंतवाद का युग था। संप्रभुता फैली हुई थी। राजा के पास महत्वपूर्ण शक्तियां नहीं हुआ करती थी, विधायी, सैनिक या अन्य प्रकार की शक्तियां। पुनर्जागरण के बाद हम पाते हैं कि सामंतवाद का पतन होता है और चर्च का जो प्रभाव राज्य के ऊपर था ये घटता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। धर्मदार आंदोलन के दौरान हम देखते हैं कि जो राष्ट्र उदित हो रहे हैं वो पोप के नेतृत्व और नियंत्रण से बाहर आ रहे हैं। तो राज्य सामंतों से और धर्माधिकारियों से मुक्त हो जाता है। राजा को सर्वश्रेष्ठ या सबसे पावरफुल हम कह सकते हैं वो शक्ति प्राप्त हो जाती है और ऐसे यूरोपीय देशों को राष्ट्रीय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भारत में 15 अगस्त 1947 के पूर्व अंग्रेजी शासन था, जिसकी शुरुआत 1757 से हुई थी और ये 190 वर्ष तक यहां औपनिवेशिक शासन तंत्र था। 1857-58 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और उसके बाद ब्रिटिश राजा और संसद का यहां सीधा शासन था। तो यहां राष्ट्रीय राज्य का निर्माण स्वतंत्रता प्राप्त कर, विदेशी शासन प्रणाली से स्वतंत्रता प्राप्त कर किया गया और इसलिए भारत राष्ट्रीय राज्य के रूप में यूरोपीय देशों से बिल्कुल भिन्न है। तो हम आगे इसका परीक्षण करते हैं। राष्ट्रवाद, मैंने जैसा आपसे अभी डिस्कस किया, राष्ट्रवाद एक आधुनिक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन या फिलॉसफी है जिसमें हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं जनसंख्या विशेष के लिए जो खास भौगोलिक भूभाग पर रहती है। अंग्रेजी इतिहासकार मानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म पूरी तरह से अंग्रेजी शासन प्रणाली के कारण हुआ। उनका यह कहना है कि जब अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू की गई तो राष्ट्रवाद संबंधी राजनीतिक दर्शन शिक्षित भारतीयों को प्राप्त हुआ और भारतीय राष्ट्रवाद के क्षेत्र में धीरे धीरे शिक्षित होते चले गए और स्वतंत्रता संग्राम का श्रेय परोक्ष रूप से अंग्रेज स्वयं को देते हैं। भारतीय इतिहासकार ये मानते हैं कि ऐसा नहीं था। भारत में समय समय पर राजनीतिक एकता स्थापित होती रही थी। भारत में एकता के कई कारण थे।
जैसे हम धार्मिक कारणों को उठाते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष, जब हम संपूर्ण भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो उसमें बनान का पाकिस्तान, बांग्लादेश, सुदूर दक्षिण, ये सभी क्षेत्र शामिल होंगे। इन जगहों पर बहुत प्राचीन काल से वैदिक धर्म का प्रभाव हम पाते हैं। वैदिक धर्म को भारतीय धर्मों, भारत में जो भी धर्म आए बाद के समय में भी, बुद्धिज्म या जैनिज्म, उसकी आधारशिला माना जाता है, या तो उसके विरोध के रूप में या उसके मॉडिफिकेशन के रूप में ये नवीन रिलीजन आते हैं और इनका स्वरूप अखिल भारतीय है। अगर हम भाषाई दृष्टिकोण से बात करें तो संस्कृत कम से कम दक्कन पठार तक और संपूर्ण उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी, राजकीय भाषा भी थी। दक्षिण के जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, इसमें भी संस्कृत के काफी शब्द हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरैक्शन भाषाओं के बीच होते रहे थे और भाषा संबंधी एकता भारत में समय समय पर स्थापित होती रही थी। वैदिक रिलीजन को ही हम आगे ले जाएं तो हम हिंदू ट्रेडिशन भारत में पाते हैं। हिंदू ट्रेडिशन एक वाइड स्प्रेड ट्रेडिशन है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता और विभिन्न तरह के पूजा विधियों को परमिट किया गया है। भारतीयों के जो तीर्थ स्थान थे, वो तीर्थ स्थान कॉमन थे, चाहे वो दक्षिण भारतीय के हो, पूर्वी भारतीय के हो, पश्चिम भारतीय के हो या भारत के केंद्रीय भाग के हो। अंग्रेज अपने आप को राजनीतिक एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, बहुत महत्व देते हैं, लेकिन भारत में समय समय पर राजनीतिक एकता स्थापित की जाती रही थी। हम अत्यंत प्राचीन काल से उठाएं तो मौर्यों ने भारत में एकता, राजनीतिक एकता स्थापित की, अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया। कुषाणों के द्वारा इसकी पुनरावृत्ति हुई, गुप्तों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। मध्यकाल में हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखते हैं, जो वो भी डेक्कन तक प्रभावशाली था। फिर हम उनसे बड़ा साम्राज्य मुगलों के द्वारा स्थापित पाते हैं। तो साम्राज्य भारत में स्थापित होते रहे थे और भारत में राजनीतिक एकता स्थापित होती रही थी। मध्यकाल में हम ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकीय भाषा के रूप में पर्शियन को पाते हैं और ये संपूर्ण मुगल क्षेत्र में लागू की जाती थी। तो भारत में एकता के कई उपागम थे और ये कहना कि एकता सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की देन थी, उसके अलावा भारत एक अजायब घर था जिसमें विभिन्न जातीय समुदाय, विभिन्न भाषाई समुदाय रहते थे, ये कहना गलत होगा। क्योंकि इन यूरोपियन लिटरेचर जो है उसमें इंडस के पश्चिम के पूरे क्षेत्र को भारतीय माना गया है और 7वीं 8वीं शताब्दी में केरल के तट पर आने वाले अरब भी यही समझते हैं कि वो भारत आ रहे हैं, हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो ट्रेडिशन हमारे यहां राजनीतिक एकता का रहा है। लेकिन इन राजनीतिक एकताओं में हम राष्ट्रवाद नहीं ढूंढ सकते। राष्ट्रवाद एक आधुनिक दर्शन और सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि भारत में अंग्रेजी शासन बिना भारतीयों की सहायता के नहीं स्थापित किया जा सकता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शक्तियों को परास्त किया, लेकिन उसके लगभग 70% सिपाही भारतीय हुआ करते थे। तो हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि भारतीय रक्त, भारतीय स्वेद ने ही अंग्रेजों को भारत का साम्राज्य दे दिया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि भारतीय लोगों के मध्य इस समय राष्ट्रवाद नाम का दर्शन नहीं था, जैसा कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण के बाद आ गया था। हम राजनीतिक दृष्टिकोण से एक संप्रभु शक्ति बने, हमारी एक विदेश नीति हो और हम संपूर्ण भारत के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से एक साथ सोचें, राष्ट्र को अन्य सभी चीजों के ऊपर रखें, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जातीय विशेषताएं। ये एक आधुनिक घटना थी और इसे हम पहले के साम्राज्यों में नहीं पा सकते। भारत के पतन का भी संभवतः यही कारण था कि हम अंग्रेजों के गुलाम बने थे। तो जब हम आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल यूनिटी की बात करेंगे, राजनीतिक एकता। भारत के राष्ट्रीय राज्य के रूप में गठित होने के पहले अंतिम बार साम्राज्यवादी शक्ति के द्वारा जो भारत का एकीकरण पूरा किया गया, ऐसी करने वाली शक्ति अंग्रेज थे। 1818 ईस्वी सन में
अंतिम मराठा शक्ति को परास्त कर दिया गया था। अंग्रेजों को अखिल भारतीय स्तर पर संभावित चुनौती यहीं से मिल सकती थी और होलकर के पराजय के बाद 1818 ईस्वी सन में भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य अक्षुण्ण हो गया था। इस चीज को अंग्रेज जानते थे, क्योंकि अन्य भारतीय शक्ति अंग्रेजों को चुनौती देने की स्थिति में नहीं थी। आगे फिर विस्तार होता है। 1840 के दशक में हम देखते हैं कि सिख स्टेट पर भी अंग्रेज काबिज होते हैं। इसी अवधि में सिंध पर भी उनका कब्जा हो जाता है। तो हम मोटे तौर पर देखते हैं कि भारत में एक राजनीतिक एकता स्थापित हो गई है। छोटे छोटे देसी रियासत हैं भारत में, लेकिन इनकी कोई विदेश नीति नहीं है, इनकी कोई आर्मी नहीं है, इनको सिक्के ढालने का अधिकार नहीं है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि संप्रभुता अंग्रेजों के पास शिफ्ट हो गई थी, चली गई थी। तो भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से एक एकीकृत देश बन गया था। अंग्रेजी साम्राज्य के सुदृढ़ होने के बाद पहले से चली आ रही परिस्थितियों को उन्होंने एक एक कर सब्स्टिट्यूट किया, स्थानांतरित किया। अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का दर्जा 1835 में दे दिया गया। इसी समय में भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत हो रही थी। ऑफिशियल लैंग्वेज से मेरा तात्पर्य है अंग्रेजी न्यायालयों, गवर्नर के दफ्तर, गवर्नर जनरल के दफ्तर, इनसे होने वाले सभी पत्राचार पहले भी अंग्रेजी में हुआ करते थे, लेकिन स्थानीय न्यायालय, जिलाधिकारी के कोर्ट, इन सभी जगहों पर भी पर्शियन लैंग्वेज को अंग्रेजी के द्वारा 1835 में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और पूरे भारत की एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, वो थी अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजों के द्वारा 1835 में ही पश्चिमी शिक्षा पद्धति और दर्शन को भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकाले के द्वारा जो जुरिस्प्रूडेंस सामने रखा गया, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। अंग्रेजी शिक्षा भी भारतीयों को एकीकृत कर रही थी, क्योंकि सभी शिक्षित भारतीय एक तरह की यूनिफॉर्म एजुकेशन पद्धति में शिक्षित और दीक्षित हो रहे थे। और यहां पर हम अवश्य मानते हैं कि जो एजुकेशन उन्हें मिल रही थी उसमें आधुनिक यूरोपीय दर्शन, आधुनिक यूरोपियन फिलॉसफी, इससे भारतीय रूबरू हो रहे थे। आधुनिक यूरोपीय फिलॉसफी में हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जब राष्ट्र धर्म से मुक्त होता है और राष्ट्र धर्म से ऊपर भी होता है। ये राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। और भारत में जिस समय में वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उस समय में भी 19वीं शताब्दी में भी कुछ यूरोपीय राज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, जो तुर्की साम्राज्य से मुक्त होने के लिए चल रहे थे। और वहीं पर केंद्रीय यूरोप में इटली और जर्मनी, इसकी यूनिफिकेशन का भी प्रोसेस चल रहा था। तो ये एक राष्ट्र के रूप में गठित हो रहे थे और जो भारतीय शिक्षित हो रहे थे वो राष्ट्रवाद की परिभाषा से वाकिफ हो रहे थे और उनकी इच्छा थी कि भारत में भी राष्ट्रवाद आना चाहिए। राष्ट्रवाद का जन्म शून्य में नहीं हो सकता था, उसके लिए एक आधुनिक भारतीय समाज की जरूरत होती। तो हम पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में रेनेसां या पुनर्जागरण, इसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। हम सभी जानते हैं वो समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे। उन्होंने भारत में सती प्रथा का उन्मूलन करवाया और भारत में आधुनिक शिक्षा को शुरुआत करवाने में भी उनका महत्वपूर्ण रोल था, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके साथ अन्य भी कई समाज सुधारक हुए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर उनके शिष्य थे। इसी श्रृंखला में देवेंद्रनाथ टैगोर और अन्य विभूतियां आई। फिर हम देखते हैं कि आर्य समाज आता है, दूसरे रिफॉर्मेशन मिशन आते हैं। ये सभी मिशन इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे थे प्राचीन भारत से। जब प्राचीन भारतीय सभ्य थे, उनका विज्ञान विकसित था और समाज कुरीतियों से मुक्त था, तो आधुनिक समाज में भी वो चीजें स्थापित की जा सकती थी। ये एक सोच बन रही थी। भारतीयों के प्राचीन गौरव का गुणगान करने में यूरोपियंस भी सामने आ रहे थे। मैक्स मुलर साहब, ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और भारतीय ग्राम्य जीवन पर इन्होंने लेखन किया। वो इतना प्रभावशाली है
कि आपको पकड़ लगेगा कि इन्होंने अधिकांश समय भारतीय ग्रामों में बिताया हो, जबकि ये भारत कभी नहीं आए थे। संस्कृत इन्होंने सीखी और बाद में इंग्लैंड चले गए थे और वहीं के विश्वविद्यालय से संस्कृत टेक्स्ट पर इन्होंने कमेंट्रीज लिखी। भारत में अशोक महान नाम का सम्राट हुआ, उसके स्तंभाभिलेख थे, उसके रॉक इंस्क्रिप्शंस थे। ये भाषा भारतीय पढ़ना भूल गए थे। जेम्स प्रिंसेप ने इन भाषाओं को पढ़ा, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लैंग्वेज, इनको पढ़ा, उस लिपि को पढ़ा और ये बताया कि अखिल भारतीय साम्राज्य मौर्यों का था और लोक कल्याणकारी राज्य था। इसी तरह में हम वैशाली का भी एक बार स्मरण करना चाहेंगे, जहां पर संभवतः प्राचीनतम लोकतंत्र था। हालांकि आधुनिक इतिहासकार उसे डेमोक्रेसी न कहकर ओलिगार्की मानते हैं, कुलीन तंत्र मानते हैं, लेकिन लोगों के बीच राजनीतिक अधिकार का डिसेंट्रलाइजेशन, डिवोल्यूशन अवश्य वहां हो रखा था। विलियम जोन्स, एक और नाम अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने भारत में आर्कियोलॉजी की शुरुआत की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके द्वारा स्थापित किया गया और प्राचीन भारतीय नगरों और सभ्यताओं के अवशेष इनके द्वारा खुदाई से निकाले गए। इस परंपरा को बाद के समय में दयाराम साहनी और इन लोगों ने आगे बढ़ाया। तो धीरे धीरे भारतीयों को अपने प्राचीन गौरव का आत्मविश्वास हो रहा था और राजनीतिक निर्णय ले सकते हैं इसका भी एहसास हो रहा था। इन परिस्थितियों में जब वो अपने आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण से अवगत हो रहे थे, तो उन्हें लगता था कि इस स्थिति से छुटकारा पाना चाहिए। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हुई। 1870 के बाद ये मैच्योर अवस्था में चली जाती है और ये मैच्योर अवस्था को जब चली जाती है तो अंग्रेज मैन्युफैक्चरर्स, इंग्लैंड में रहने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो धीरे धीरे संसद के माध्यम से कंपनी पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि भारत को व्यापार के लिए संपूर्ण इंग्लैंड के लिए खोल दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके सामानों के बाजार के रूप में भारत को विकसित किया जाए। तब के पार्लियामेंटेरियंस इन इंडस्ट्रियल हाउस से काफी पैसे पाते थे चुनाव लड़ने के लिए। बहुत बार इतिहास में उनके द्वारा लिए जाने वाले घूस की भी चर्चा, जिसको लेकर के वो बिल पास करने में सहयोग करते थे। तो उनके दबाव में कंपनी का शासन भारत में बना रहता है, लेकिन कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार का, जो 1600 ईस्वी सन में चार्टर के द्वारा ग्रांट किया गया था, उसे 1813 में समाप्त कर दिया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि 1813 के सिर्फ 5 साल बाद जब मराठा परास्त हो रहे हैं, तो मराठा क्षेत्र भारत में काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल एरिया का क्षेत्र है। दक्षिणी गुजरात, डेक्कन, नगन, महाराष्ट्र, भारत का सबसे अच्छा कॉटन यही उगाया जाता था और भारत की सबसे जानी मानी इंडस्ट्री, हालांकि वो कॉटन इंडस्ट्री थी, गृह उद्योग था, वो कॉटन इंडस्ट्री थी। तो इसे अंग्रेज बहुत सिस्टमैटिकली समाप्त करते हैं। कॉटन की मोनोपोली 1818 ईस्वी सन में घोषित कर दी जाती है और किसान अपना कपास सिर्फ अंग्रेजों को बेच सकते थे और अंग्रेज इसे खरीदकर बंदरगाहों के माध्यम से इंग्लैंड पहुंचा देते थे। भारतीय कामगारों के लिए इसकी कीमत इतनी अधिक रखी जाती थी कि वो अपने उद्योग को नहीं चला सकते थे। तो इस ढंग से भारत का औद्योगिक विनाश होने लगा था और भारतीय बुरी तरह आहत हो रहे थे, कृषि पर जनाधिक बढ़ रहा था। हम अगले बिंदु आते हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को आगे भी हम डिस्कस करेंगे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आधुनिक समय में बड़े भौगोलिक भूभाग की जो यात्रा है वो काफी सुगम हो जाती है। प्राचीन काल में या मध्यकाल में जब सिर्फ बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी थी तब ऐसा संभव नहीं था। कुछ 100 मील की यात्रा में भी पखवाड़े गुजर जाते थे। 1853 ईस्वी सन में भारत में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि ये बिल्कुल ब्रिटिश हितों के लिए किया गया था कि भारत से खाद्यान्नों को, इंडस्ट्री संबंधी खनिजों को बंदरगाह पहुंचाया जाए, भारतीय बंदरगाह, जहां से इन्हें इंग्लैंड भेज दिया जाए और ब्रिटेन में बने सामानों को भारतीय बाजारों तक पहुंचाया जाए। लेकिन रेलवे से जो होने वाले परिवर्तन थे वो पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं थे। कार्ल मार्क्स साहब ने भी इस पर काफी लिखा है। लोकोमोटिव शब्द का उन्होंने
अर्थ में, दोहरे अर्थ में प्रयोग किया है। एक तो रेलवे इंजन को लोकोमोटिव बोलते हैं और लोकोमोशन गति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो भारतीय समाज में जो काइनेटिक्स थे, गतिज ऊर्जा थी, वो लोकोमोटिव के इंट्रोडक्शन के बाद बिल्कुल बदल रही थी या बदल गई थी, और इसके प्रभाव बहुत दूरगामी थे और अंग्रेजों के नियंत्रण के बाहर थे। इस पर भी कार्ल मार्क्स साहब ने काफी लिखा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के आने के बाद भारतीय विदेश भी जा रहे थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और वहां उन्हें एक नवीन अनुभव हो रहा था। मैं फॉरेन कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूं, 2 नंबर 7। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों में इस समय में डेमोक्रेसी विकसित हो गई थी, लोगों के पास जनाधिकार थे और लोगों के वेलफेयर के लिए शासन के चलाने की शुरुआत हो गई थी। शोषण पर आधारित शासन प्रणाली नहीं थी। भारत में शासन प्रणाली बिल्कुल इसके भिन्न थी, और ये चीज शिक्षित भारतीय जो यूरोप भी होकर के आ रहे थे उन्हें बहुत अखर रही थी। 1950 के दशक के बाद भारत में प्रेस की भी शुरुआत हो रही थी। हम सभी जानते हैं प्रेस का जन आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता जो है हमारी अभिव्यक्ति की, उसका सबसे बड़ा रक्षक है, और आधुनिक सभ्यता में इसे डेमोक्रेसी का 4th पिलर भी माना जाता है, प्रजातंत्र का 4th स्तंभ भी माना जाता है। एक्सिक्यूटिव होती है, लेजिस्लेटिव होती है, जुडिशियरी होती है, और इसी संदर्भ में 4थे पिलर के रूप में हम प्रेस की चर्चा करते हैं। तो 1850 के दशक में भारत में प्रेस की भी शुरुआत हो रही थी, अंग्रेजी भाषा में भी और भारतीय भाषाओं में भी। आगे जब हम मॉडरेट फेज को डिस्कस करेंगे उस पर मैंने इसकी चर्चा की है। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कुछ अंग्रेजी कानून का भी बहुत बड़ा रोल था। लिटन के समय में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया, ये 1878 की बात है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई। स्थानीय भाषाओं में निकलने वाले अखबारों पर एक रोक लगाने की कोशिश की गई और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति इसको रोकने की कोशिश की गई। राजा राम मोहन राय के समय से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर बल दिया जा रहा था, और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट सिर्फ एक तरीका था राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति को रोकने के लिए। इसके अलावा भारतीयों के बीच, खासकर जो भारत का एलिट वर्ग रहा है, उसमें आर्म्स रखने, शस्त्र रखने की, बाहर निकलने के बाद, घर से बाहर निकलने के बाद शस्त्र ढोने की भी परंपरा रही। अब इसे लाइसेंस के अधीन कर दिया गया था। बिना लाइसेंस के भारतीय आर्म्स नहीं कैरी कर सकते थे, नहीं ले जा सकते थे। और अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में कई बार हम अकाल पाते हैं। इसकी शुरुआत अगर हम 1769 से करें, जब 1769 से 1772 के बीच बिहार, बंगाल, उड़ीसा की 1/3 आबादी मर गई थी फेमिन के कारण, भूख के कारण। तो ये बताता है कि शासन प्रणाली स्थानीय चीजों को लेकर, स्थानीय आवश्यकताओं को लेकर कितनी कमजोर थी। और पूरी की पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री में, ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में आप एक चैप्टर कभी पढ़ाया जाएगा, फेमिन हिस्ट्री, दुर्भिक्षों का इतिहास। तो भारत में दुर्भिक्ष बहुत कॉमन थे, और उसका कारण यह था कि खाद्यान्नों को ब्रिटिश उद्योगपतियों के कहने पर वहां के औद्योगिक शहरों को निर्यात कर दिया जाता था, और भारत में बुरे समय के लिए कुछ भी रिजर्व नहीं होता था। और इन परिस्थितियों में लिटन के समय में अंग्रेजी शाही दरबार दिल्ली में लगाया गया था, और इस पर कुछ करोड़ रुपए का व्यय आया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी धनराशि थी। उस समय भी भारत में अकाल चल रहा था। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि भारत के समस्याओं के प्रति ब्रिटिश इनसेंसिटिव थे, और भारतीय धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे थे। इसके बाद इल्बर्ट बिल, पीसी इल्बर्ट के द्वारा लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। लिटन के बाद रिपन इज सपोज टू बी अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, उन्होंने भारतीयों के हितों के लिए काम किया। इस बिल में कानून में एक परिवर्तन लाने की बात कही गई थी कि भारतीय जजों को भी अंग्रेज और यूरोपियंस
के मामले में सुनवाई का अधिकार दिया जाए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के अप्रत्याशित दबाव के कारण इल्बर्ट बिल फॉल कर गया, ये बिल पास नहीं हो सका, कानून नहीं बन सका, और इससे भी भारतीयों को बहुत निराशा हुई। ये हम कहते हैं कि भारतीयों पर उनके लगातार अविश्वास को करने का तरीका था। उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए। कर्जन के समय में भारतीयों पर अविश्वास जारी रहा। वो भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने की कोशिश में था। उसने बंगाल का पार्टीशन करने की कोशिश की। इसे आगे डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम मोटे तौर पर बता दें, उसका एक स्टेटमेंट था, बंगाल यूनाइटेड इज ए पावर, बंगाल डिवाइडेड विल इन सेवरल डिफरेंट वेज। पूर्वी भारत में अधिकांश शिक्षित बंगाल से आते थे, जहां अंग्रेजी शिक्षा सबसे पहले शुरू हुई, और उसे लगता था कि बंगाल के डिवीजन करने से राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर किया जा सकता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भारतीयों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उसने रोकने की कोशिश की। वहां सीनेट में सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि एक अपार्थाइड, रंग भेद की नीति चलाई जा रही थी, और भारतीय जनमानस धीरे धीरे इसके विपरीत अपने आप को तैयार कर रहा था। भारतीयों के मन में एक चीज बैटल ऑफ बक्सर के समय से पनपती आ रही थी कि अंग्रेजों को या यूरोपियंस को हराया नहीं जा सकता। रेशियल दृष्टिकोण से यूरोपियंस एशियाइयों से सुपीरियर हैं, और इसलिए अंग्रेजी शासन को वो अपनी किस्मत मान बैठे थे। लेकिन 1905 में जापान, एक छोटे से एशियाई देश ने रूसियों को बुरी तरह से पस्त किया और दुनिया को एशियाई शक्ति का एहसास करवाया। इससे भी भारतीय काफी प्रभावित हुए कि भारतीय भी जापानियों का अनुकरण कर यूरोपियंस को हरा सकते। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद संबंधित फोर्सेज ग्रो कर रहे थे, और जब राष्ट्रवाद संबंधी फोर्सेज ग्रो करते हैं, ऐसी अवस्था में हमें ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। जब हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की बात करते हैं, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनाइजेशन के बिना राष्ट्रवादी युद्ध या राष्ट्रवादी संघर्ष नहीं लड़ा जा सकता, और इसकी शुरुआत मोटे तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ की जाती है। विद्रोह इसके पूर्व में भी होते रहे थे। नील विद्रोह बंगाल में, ज्वार विद्रोह बिहार में, संथाल विद्रोह पंजाब में, कूका विद्रोह, और इन सबसे बड़ा 1857 का विद्रोह, जब अंग्रेजों को लगा कि उन्हें सचमुच भारत से खदेड़ा जा सकता है, भारत से निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन ये सभी विद्रोह समय के दृष्टिकोण से बहुत छोटे थे, और सबसे बड़ी बात थी कि इन सभी विद्रोहों में भारतीय शिक्षित वर्ग ने बिल्कुल ही भाग नहीं लिया था। उनका मानना था कि अंग्रेज एक आधुनिक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अंग्रेजी शासन से भारत का आधुनिकीकरण किया जा सकता है। 1857 के विद्रोह को एक रेट्रोग्रेड कदम के दृष्टिकोण से वो देखते थे, और उनका मानना था कि अगर 1857 के विद्रोही सफल हो गए होते तो भारत में पुनः मध्यकाल की स्थापना हो गई होती। लेकिन अंग्रेजी शासन में उनका जो विश्वास था वो धीरे धीरे टूटने लगा था। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये बाद में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ये इंग्लैंड गए थे 1867 में, और इनका अंग्रेजों से जो इंटरैक्शन हुआ था उसमें इन्होंने बातचीत के दौरान इस बात को रखा था कि भारत में भी एक प्रतिनिधि सभा होनी चाहिए, और सीनेट की तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए। सीनेट हम सभी जानते हैं अमेरिका का लोअर हाउस है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की शुरुआत भारत में 1861 में हो गई थी, लेकिन ये कोई वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली नहीं थी, वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इसे हम आगे देखेंगे। आनंद मोहन बोस ये भी इंग्लैंड गए, ब्राइटन इंग्लैंड, और इन्होंने उमेश चंद्र बनर्जी के मांगों को दोहराया था। एक अन्य राष्ट्रवादी कृष्णदास पाल, ये हिंदू पैट्रियट के एडिटर हुआ करते थे, इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा अन्य कुछ शासित प्रदेशों का अध्ययन किया था, जिसमें महत्वपूर्ण है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया।
आज भी यहाँ जो कानून बनते हैं वो उसकी यह अंतिम सहमति अंग्रेज मोनार्क, किंग या क्वीन जो भी हो, शासन का चीफ, उसके द्वारा दी जाती है। और आंतरिक शासन में वो हमेशा से स्वतंत्र है। तो इंटरनल सेल्फ रूल, आंतरिक स्वशासन, ये कृष्णदास पाल साहब ये डिमांड कर रहे थे। भारत में 1851 ईस्वी में वास्तविक राष्ट्रवादी संगठनों के निर्माण की शुरुआत हो गई थी। वैसे तो 1844 में लैंड होल्डर सोसाइटी का निर्माण हुआ था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का भी निर्माण हुआ था, लेकिन इन दोनों को मिलाकर 1851 ईस्वी सन में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया था। और इस एसोसिएशन के द्वारा पहली बार भारतीयों के हितों की सुरक्षा संबंधी मांग अंग्रेजों के सामने रखे गए थे। 1875 ईस्वी सन में शिशिर कुमार घोष, ये अमृत बाजार पत्रिका के एडिटर और उसके संस्थापक भी रहे, इन्होंने इंडिया लीग स्थापित किया था। इंडिया लीग एक आधुनिक संगठन था और ये एक प्रो डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के सामने भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देने, लोकल असेंबलीज में भारतीयों के चुनाव और उन्हें मताधिकार देने संबंधी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखा था। इसी कड़ी को आगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ले जाया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक फॉर्मर आईसीएस थे। सेवा से इन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण डिसमिस कर दिया गया था। इन पर जो आरोप लगाए गए थे वो तथ्यात्मक नहीं थे, लेकिन इन्हें सेवा से निकाल दिया गया था। इन्होंने भारतीयों के हितों की सुरक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन बनाया था। ये जो इंडियन एसोसिएशन था वो सही मामले में कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था मानी जाती है और इसकी मांगे बिल्कुल राष्ट्रवादी थी। एक राष्ट्रीय जनमत का निर्माण किया जाए, ये इसकी पहली मांग थी। और भारत में सामाजिक राजनीतिक, स्पेलिंग मिस्टेक को ध्यान नहीं देंगे, वो सोशियो पॉलिटिकल है, सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक एकता स्थापित की जाए और सांप्रदायिक सौहार्द का निर्माण किया जाए। ऐसा राजनीतिक वातावरण तैयार किया जाए जिसमें सभी धर्मावलंबी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और राजनीतिक हितों का उपयोग कर पाए। ऐसे वातावरण के निर्माण की बात उन्होंने की। और भारत में जो अंग्रेजी शासन था ये बहुत ही केंद्रीकृत था। तो केंद्रीकृत शासन प्रणाली से आम आदमी की और राजनीतिक अधिकारों का हस्तांतरण हो, डिवोल्यूशन टू कॉमन मैन, इस चीज की शुरुआत इंडियन एसोसिएशन के द्वारा की गई। और इनके जो लिखित दस्तावेज इतिहासकारों के पास उपलब्ध हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। लिटन के समय ही आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो पहले इंपीरियल सिविल सर्विसेज और वर्तमान में आईएएस के नाम से जाना जाता है, इसमें बैठने की जो अधिकतम उम्र सीमा थी वो पहले भी भारतीयों के लिए कम थी, 21 वर्ष। हम सभी जानते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा आ रही थी, थोड़े से अधिक उम्र में शिक्षा की शुरुआत हो रही थी और ग्रेजुएट ही स्नातक परीक्षा में बैठ सकते थे। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते थे वो एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज से भी संबंधित होते थे। तो इन सबों का ज्ञान अर्जन एक समय लेता है और पूर्व में उम्र 21 साल रखी गई थी अधिकतम उम्र सीमा, और इसे घटा करके और 19 वर्ष कर दिया गया था। तो ये डिसएडवांटेज सिर्फ भारतीयों के लिए किया गया था। भारतीय इस परीक्षा में न बैठे, क्योंकि इस समय तक हम कई भारतीयों को इस परीक्षा में कंप्लीट करते हुए देखते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी आईसीएस परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उनको दरकिनार करने के लिए ये एज रिडक्शन किया गया था और इंडियन एसोसिएशन ने इसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया। आर्म्स एक्ट को रद्द करने की बात की और स्थानीय भाषाओं में जो अखबार या समाचार पत्र छपते थे उस पर जो रोकें लगाई गई थी, ब्रिटिश लॉयल्टी संबंधी और सिक्योरिटी संबंधी डिपॉजिट उनसे मांगा जाता था, उसका इन्होंने विरोध किया। आगे हम देखेंगे जब मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस को हम देखेंगे तो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इसी कारण जेल भी जाना पड़ा था, तो इसे हम आगे देखेंगे।
बनर्जी साहब ने पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन का ऑर्गेनाइज किया कोलकाता में 1883 में। 1885 में इन्होंने दूसरा कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और इसी कारण ये कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई बॉम्बे में वहां ये नहीं जा रहे थे क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजेशन में व्यस्त थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी राष्ट्रवादी संस्थाएं बन रही थी। पुनः सार्वजनिक सभा भारत की उनकी पहली राजनीतिक सभा हम कह सकते हैं, हालांकि शुरू में ये भी समाज सुधार आंदोलन पर केंद्रित थी। 1884 में मद्रास में महाजन सभा थी, लेकिन बॉम्बे में पुनः वापस आते हैं तो 1885 जनवरी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये बनाया गया। इसमें काशीनाथ, त्रयंबक, रोसा मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी इत्यादि थे। तो इन लोगों ने महाराष्ट्र में, पश्चिम भारत में ये राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इंडियन नेशनल यूनियन इसी दौरान 1884 में एओ ह्यूम, जो बाद में कांग्रेस के संस्थापक बने, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। एक साल बाद इसका इंडियन नेशनल यूनियन का एक मीट था शेड्यूल्ड, एक सभा इनकी होने वाली थी पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण इसे बॉम्बे डेफर कर दिया गया था, बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था और यहीं इसी बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की गई। इसमें 72 सदस्य थे। तो ह्यूम इसके सचिव और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो जाता है। शुरुआती दौर में जब कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रवादी मांगे रखी जाने लगती हैं तो डफरिन साहब, जो उसमें वायसराय कम गवर्नर जनरल थे, वो कहते हैं कि कांग्रेस रिप्रेजेंट्स ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। उनका कहना है कि भारत में कुछ गिने चुने जो शिक्षित लोग हो गए हैं, जो अत्यधिक अधिकार की अभिलाषा में लगे हुए हैं, सिर्फ उनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रही है। आम भारतीयों से कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर ए.आर. देसाई, इन्होंने अपने एसेज में इस चीज का विश्लेषण किया है कि जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थी इस समय में वर्तमान भारतीय सोसाइटी में, वो थी भारतीयों का उच्च तबका, धनाढ्य वर्ग और जमींदारों का। बाकी सभी भारतीय, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, शिक्षित वर्ग हो, इन सबों का इंटरेस्ट ब्रिटिश हितों के विरुद्ध था और इनको एक राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता थी और कांग्रेस इसका प्रतिनिधित्व करती थी। तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर हालांकि बहुत बाद के समय की है, जब गांधी, नेहरू, सुभाष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम कांग्रेस की बैठक में देख रहे हैं। ये संस्थापक एओ ह्यूम, अलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये आईपीएस अधिकारी थे और ये भी इन्होंने शिमला में सेवाएं की। ये कृषि विभाग के सचिव के रूप में रिटायर हुए थे। जब हम कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो इस पर दो तरह की विचारधाराएं हम सामने पाते हैं। जो पहली और लंबे समय तक प्रचलित विचारधारा रही वो थी सेफ्टी वैल्व थ्योरी या सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के अधीन कहा गया कि अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य को 1857 की तरह का एक भीषण खतरा था और उससे बचने के लिए भारतीयों की मन स्थिति, उनके राजनीतिक विचारों को जानना आवश्यक था और उसके लिए जिस प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके थोड़े से विस्तार में जाएं तो हम पाते हैं कि शुरुआती दौर में जो कांग्रेस है वो संविधानवादी है। ये डोमिनियन स्टेटस की बात करती है, भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की बात करती है, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के समाप्ति की बात नहीं करती। कांग्रेस के ये नेता उदारवादी कहे गए और इनका विरोध उग्रपंथी या चरमपंथी नेता इनसे था और चरमपंथी नेताओं में से ही एक लाला लाजपत राय ने सबसे पहले
इस सिद्धांत को कोट किया था कि अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया गया। और वर्तमान समय में बिपिन चंद्र साहब ने इस पर काफी लेखन किया है कि कैसे छोटी सी बात को एक पूरा सेफ्टी वैल्व सिद्धांत बना दिया गया। एओ ह्यूम साहब की जीवनी लिखी है डॉक्टर विलियम वेडरबर्न साहब ने। ये भी एक आईसीएस अधिकारी थे और इन्होंने जो एओ ह्यूम की जीवनी लिखी उसमें वो एक जगह चर्चा करते हैं, संभवतः पेज नंबर 80-81 पर के एओ ह्यूम को बड़ी संख्या में रिपोर्ट्स मिली थी, कुछ हजार रिपोर्ट्स, जिसमें यह कहा गया था कि 1857 की तरह की क्रांति दोबारा हो सकती है और 1857 की क्रांति के समय में बहुत कठिन परिस्थिति अंग्रेजों को फेस करनी पड़ी थी, वैसी स्थिति दोबारा हो सकती है और इसीलिए एओ ह्यूम साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बाद के भी इतिहासकारों ने वेडरबर्न की इन चीजों को, जिसको लाला लाजपत राय साहब ने कोट किया, इसके आधार पर अंग्रेजों अभिलेखागार भारत में छोड़ गए और जो भारतीय रिसर्च करने बाहर गए, उन्होंने इन चीजों को बहुत ढूंढने का प्रयास किया कि ये किस ढंग की रिपोर्ट हुआ करती थी। इस ढंग की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। तो अंत में अंग्रेजों ने ये, भारतीयों ने ये मान लिया कि अंग्रेजों ने संभवतः इसे नष्ट कर दिया या भारत छोड़ने के समय वो इन रिपोर्ट्स को अपने साथ इंग्लैंड लेते गए। अब ये कुछ हजार रिपोर्ट कहां से आई होगी, इस पर बिपिन चंद्र साहब ने काफी एनालिसिस की है कि उस समय कुछ हजार रिपोर्ट वास्तव में हो नहीं सकती थी। जो सीआईडी डिपार्टमेंट था उस समय भारत में सिर्फ कुछ 100 लोग थे, ऐसी अवस्था में कुछ हजार रिपोर्ट नहीं हो सकती थी। दूसरी बात यह कि एओ ह्यूम साहब, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि वो कृषि विभाग को देखते थे, ऐसी अवस्था में आंदोलन या विप्लव संबंधी जानकारी जो कि गृह विभाग के पास रहती है, ये उनके पास नहीं जा सकती थी। फिर तीसरी बात यह कि गृह विभाग दिल्ली में हुआ करता था, जबकि जिन पीरियड को वेडरबर्न साहब डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस दौरान एओ ह्यूम साहब शिमला में हुआ करते थे। और फिर अंत वो ये सवाल उठाते हैं कि अगर ये रिपोर्ट 1878 में प्राप्त हो गए थे और 1878 ईस्वी सन में अंग्रेजों के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था, तो फिर कांग्रेस की स्थापना में 7 वर्षों का विलंब क्यों? क्योंकि 7 वर्ष अगर हम घटना की तेजी से बदलते हुए रुख को देखें तो 7 वर्ष बहुत बड़ी अवधि होती है। और पुनः वो जो मूल डॉक्यूमेंट था उस पर वापस जाते हैं। वो कहते हैं कि लाजपत राय साहब ने पृष्ठ संख्या 80-81 को पढ़ा, उसके पहले और बाद के पेजेस को उन्होंने नहीं पढ़ा या पढ़कर उसको इग्नोर कर दिया, इस चीज की स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें इस स्रोतों की चर्चा की गई है। एओ ह्यूम साहब भारत में थियोसॉफी से जुड़े हुए थे। हम सभी जानते हैं थियोसॉफी इज ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ईस्टर्न रिलीजन। इसमें बाद में एनी बेसेंट भी जुड़ी हुई हैं। और वेडरबर्न साहब लिखते हैं कि कुछ मिस्टिक साधु या संत और उनके शिष्यों से एओ ह्यूम का कांटेक्ट था और उसके बारे में वो बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं कि वो शारीरिक रूप से एक साथ बहुत जगह उपस्थित हो सकते थे, हवाई मार्ग से गमन कर सकते थे। मेरा मतलब हवाई जहाज से नहीं है, शरीर के हवाई मार्ग से गमन से है। तो ये ऐसी बातें हैं जिसको इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत वैधानिक और वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। और उनके रिपोर्ट्स के आधार पर और उनके इस आश्वासन पर कि अगर विप्लव हुआ तो 1857 में उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी और दोबारा करेंगे और इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाए, ये सिद्धांत वर्तमान में थोड़ा सा अव्यवहारिक हो गया है। वर्तमान में अब हम ये मानते हैं कि भारतीय शिक्षित हो रहे थे और इन्हें एक राष्ट्रवादी संगठन की आवश्यकता थी। राष्ट्रवादी संगठन को शंका के दृष्टिकोण से देखा जाता था। भारत में ब्रिटिश शासन के लिए इसे एक चुनौती, चैलेंज माना जाता था और राष्ट्रवादी संगठन पर शुरू से ही अंग्रेजों का कठिन प्रहार हो सकता था। इन्हीं चीजों को रोकने के लिए संभवतः
राष्ट्रवादी भारतीयों ने एओ ह्यूम को संस्थापक के रूप में सामने रखा, उन्हें सचिव बनाया और संभवतः वो आजीवन सचिव रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ताकि जो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव फेस हो वो यूरोपियन फेस हो, यूरोपियन की सहमति से राष्ट्रवाद संबंधी कार्य हो रहा है ऐसा देखने में लगे। क्योंकि दक्षिण वो शुरुआती समय से ही कांग्रेस से एजिटेटेड होने लगे थे। उनका शुरू में ये ओपिनियन था कि कांग्रेस सिर्फ सोशल मैटर्स पर डिस्कशन करेगी और उस पर निर्णय लेगी, लेकिन हम शुरुआती दौर से पाते हैं कि कांग्रेस राजनीतिक प्लान योजना के तहत कार्य कर रही थी। तो ऐसे दृष्टिकोण से अधिक संभावित सिद्धांत लगता है लाइटनिंग कंडक्टर। हम सभी जानते हैं लाइटनिंग कंडक्टर मकानों के ऊपर बिजली से मकान में रहने वाले लोगों और मकान को बचाने के लिए लगाया जाता है। तो त्वरित चालक अंग्रेज यहाँ बिजली है और एओ ह्यूम लाइटनिंग कंडक्टर, और जो भवन वो आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इस भवन में रहने वाले लोग तत्कालीन राष्ट्रवादी नेता। अगर हम कांग्रेस के बेसिक प्रोग्राम्स, फंडामेंटल प्रोग्राम्स को एक नजर डालें तो सबसे शुरुआती दौर में उन्होंने सभी भारतीय नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की। ये उनके प्रोग्राम में लिखा हुआ है, तो सॉलिसिट कोऑपरेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स। फिर भारत में जो विभिन्न तरह की भिन्नताएं या डिविजन्स थे, जैसे सांप्रदायिक डिवीजन, प्रोविंशियल डिवीजन, भाषाई डिवीजन, जातीय डिवीजन, इन सबों के ऊपर एक नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाए। इन सभी भिन्नताओं के बावजूद राजनीतिक मंच पर हम एक तरीके से सोचें, भारतीय हितों के ऊपर अपने मंतव्यों को रखें, ये कांग्रेस के शुरुआती प्रोग्रेस का हिस्सा था। सोसाइटी को आधुनिक करना था, इसलिए सोशल जो प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज, इस पर कांग्रेस में डिबेट होते थे और उस पर जो निर्णय लिया जाता था ये एक राजनीतिक निर्णय होता था, क्योंकि किसी भी निर्णय को इंप्लीमेंट कराने के लिए ऑफिशियल मशीनरी की आवश्यकता होती थी और ये जो इंटरैक्शन था ये बिना पॉलिटिकल डिसीजन के नहीं हो सकता था। तो सोशल इश्यूज पर डिसीजन होते थे, डिबेट्स होते थे उसके पहले, और उस पर राजनीतिक कार्य प्रणाली स्थापित की जाती थी। फिर अगले वर्ष के कार्यक्रम निर्धारित किए जाते थे कि किन चीजों पर कांग्रेस का अगला सेशन चलाया जाएगा। फिर भारत के प्रशासन में अंग्रेजों से वो भारतीयों के पार्टिसिपेशन की डिमांड कर रहे थे कि भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करें, प्रतिभागिता करें, ताकि जो गवर्नेंस है उसमें शिक्षित भी हो सकें और फ्यूचर के लिए तैयार भी हो सकें। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा संघर्ष की शुरुआत होती है। कांग्रेस का जो ये संघर्ष है, इसे अध्ययन की सुविधा के लिए 5 भागों में विभक्त किया है मैंने। प्रथम फेज 1885 से 1905, ये मॉडरेट या उदारवादी फेज कहा जाता है। ये संवैधानिक संघर्ष का फेज है और ये प्रथम चरण है। ये भारत में आधुनिक राजनीतिक की शुरुआत का चरण है। धीरे धीरे जो युवा वर्ग हैं वो उदार राजनीति से उनका डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है, वो उससे मोह भंग हो जाता है उनका, और वो अधिक सशक्त कार्रवाई को सोचते हैं। और ऐसी स्थिति में 1905 से 1919 का जो फेज है उसे एक्सट्रीमिस्ट या चरमपंथी फेज कहा जाता है। तीसरा फेज भारत में गांधी का आगमन हो चुका है और इनके छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो सत्य के साथ हैं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इसका दौर गुजर चुका है। पहली बार
मास मूवमेंट की शुरुआत हो रही है। वैश्विक स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी है और ट्रीटीज, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पीरियड है, तो गांधीयन फेज की शुरुआत होती है। चौथा, गांधी के ही दूसरे आंदोलन की शुरुआत, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसके अलावा भारत में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं संवैधानिक परिवर्तनों को लेकर के, तो ये चतुर्थ फेज में मैंने रखा है। और पांचवा और डिसाइसिव निर्णायक फेज है गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट। ये अखिल वैश्विक स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध का काल है। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जापान सिंगापुर से भारतीयों की फौज गठित की जाती है अंग्रेजों के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए। तो एक ये निर्णायक फेज है। इस समय तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारत में स्वतंत्रता स्थापित होगी। प्रश्न ये नहीं है कि अंग्रेज भारत छोड़ेंगे या नहीं, प्रश्न ये हो जाता है कि भारत कब छोड़ेंगे अंग्रेज। तो ये 5 फेज है, ये मोटे तौर पर कांग्रेस के फेज हैं। लेकिन कांग्रेस का आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रवादी आंदोलन होते रहे। इसे भी हम आगे देखेंगे। 1890 के दशक में रिवोल्यूशनरीज आते हैं, क्रांतिकारी, जो सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को भारत से निकालने के पक्षधर हैं। व्यायामशाला महाराष्ट्र की शुरुआत, फिर बंगाल सामने आता है। बंगाल थर्ड फेज में हम यूपी और पंजाब को भी इस आंदोलन में शामिल देखते हैं। तो संघर्ष की कई कड़ियां हैं। तो सबसे पहले हम कांग्रेस के मॉडरेट फेज 1885 से 1905 को उठाते हैं। सबसे पहले हम एक अवलोकन करेंगे कि उदारपंथी फेज में, उदारपंथी काल में 1885 से 1905 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण मांगे क्या थी। तो जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उसमें सबसे ऊपर भारत में प्रतिनिधि सभा की स्थापना। भारत में वैसे 1861 के एक्ट से लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली स्थापित कर दी गई थी, लेकिन हम आगे देखेंगे कि ये कोई वास्तविक असेंबली नहीं थी। तो भारत में वास्तविक प्रतिनिधि सभाएं स्थापित की जाए ताकि भारतीयों के राजनीतिक असंतोष का ब्यौरा सामने रखा जा सके और उस पर राजनीतिक निर्णय लिया जा सके। असेंबली प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर बनाया जाए। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के स्तर पर भी इसको स्थापित किया जाए। ये डिमांड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआती डिमांड में से एक थी। दूसरी महत्वपूर्ण मांग थी भारत से संबंधित एक इंडिया काउंसिल था। हम सभी जानते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव या भारत मंत्री भी उसे इतिहास की किताबों में लिखा गया। 1857 के बाद से, जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर के क्राउन के तहत ट्रांसफर कर दिया गया, तो भारत मंत्री, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था, उत्तरदायी होता था, वो शासन देखता था अंग्रेजों की तरफ से। ये इंग्लैंड में रहता था और उसको सहायता पहुंचाने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए एक इंडिया काउंसिल हुआ करती थी। इन सबों का एक्सपेंडिचर, व्यय भारत सरकार के कोष से लिया जाता था। तो कांग्रेस की डिमांड थी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए। ये भारत पर व्यय की अधिकता का कारण है और भारत एक गरीब देश है और इस ढंग के अधिक एक्सपेंडिचर की आवश्यकता नहीं है भारत को। तीसरी महत्वपूर्ण मांग थी कि भारतीय नागरिकों के स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का सम्मान किया जाए। हम सभी देख चुके थे, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा स्थानीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी। आर्म्स एक्ट के द्वारा भारत में चली आ रही सदियों की परंपरा को समाप्त किया गया था। तो इसे पुनर्स्थापित किया जाए, इसकी डिमांड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रखी जा रही थी। हम सभी जानते हैं 1850 के दशक से भारत में आधुनिक उद्योग की शुरुआत हो रही थी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री अपनी शैशवावस्था में था। बॉम्बे में कॉटन मिल्स की शुरुआत होती है,
कलकत्ता में जूट मिल्स की शुरुआत होती है और सभी देशों में जहां भी राष्ट्रवादी सरकारें होती है वहां स्थानीय इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से, बाहरी प्रतियोगिता से सीमा शुल्क के द्वारा एक संरक्षण प्रदान किया जाता है। सीमा शुल्क से जो बाहर से आने वाले सामान होते हैं उनकी कीमत बढ़ा दी जाती है ताकि स्थानीय बाजार में उस मांग घट जाए और स्थानीय उद्योगों के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया गया उनका मार्केट बना रहे। तो ये डिमांड भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डिमांड्स में से थी। इसके अलावा जहां जहां ब्रिटिश उपनिवेश थे वहां बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर ले जाए गए थे। हम वेस्ट इंडीज में बड़ी भारतीय आबादी देखते हैं, अफ्रीका खासकर दक्षिण अफ्रीका और इसके जो पड़ोसी देश हैं जिम्बाब्वे, जाम्बिया, इन जगहों पर बड़ी भारतीय आबादी अंग्रेजों के द्वारा ले जाई गई। शुरू में ये लेबर के रूप में ले जाए गए थे और धीरे धीरे इन्होंने अपना वहां फॉर्चून स्थापित किया, कुछ न कुछ आर्थिक वैभव प्राप्त किया, लेकिन इन्हें किसी भी ढंग का राजनीतिक अधिकार नहीं था। तो इन्हें ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाए, मानवीय प्रोटेक्शन और राजनीतिक अधिकार इन्हें भी दिए जाए, इनकी बातें सुनी जाए, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डिमांड थी। आईसीएस में भारतीयों को बैठना अलाउ कर दिया गया था, लेकिन हम मोटे तौर पर अगर सिविल और जुडिशियल जॉब्स को देखें तो आर्मी में नायब सूबेदार के ऊपर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी। तो ये डिमांड की गई कि इसे अपर आर्मी पोस्ट को भी भारतीयों के लिए खोला जाए। और ये विचित्र संयोग था कि अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य भारतीय सिपाहियों के द्वारा जीत कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उनकी वीरता और उनकी लॉयल्टी हमेशा संदेह के घेरे में रहती थी। इसी ढंग की डिसेबिलिटी भारतीयों को जुडिशियल सर्विसेज में भी थी। यहां भी अमीन और मुंसिफ के ऊपर भारतीय सामान्यतः नहीं नियुक्त किए जाते थे, तो हर पदों पर, ऊंचे पदों पर भारतीयों को नियुक्ति दी जाए, ये डिमांड थी। फिर आर्मी, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासकीय जो व्यय थे उसमें कटौती की मांग की गई। मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं कि अंग्रेजों का जो साम्राज्य था वो अखिल वैश्विक साम्राज्य था और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना उन्हें भारत के बाहर भी हर जगह करना पड़ रहा था, चाहे वो उत्तरी अफ्रीका हो, पश्चिम एशिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अमेरिकी महादेश हो, और इन सभी जगहों पर भारतीयों को सैन्य सेवा में भेजा जाता था। न सिर्फ भेजा जाता था, इसमें से अधिकांश व्यय का बड़ा हिस्सा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर डाल दिया जाता था। यानी भारत की जो सरकार है, वायसराय ऑफ इंडिया एंड हिज गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसके पास जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा इस व्यय का भुगतान करने को कहा जाता था, जबकि इसका सीधा लाभ अंग्रेजों और उनके उद्योगपतियों को हो रहा था। फिर स्वतंत्रता के पहले अगर हम पूरी दुनिया के सिविल सेवाओं को देखें तो भारतीय सिविल सेवा जो थी उस समय की इंपीरियल और बाद की इंडियन सिविल सर्विसेज, ये दुनिया की सबसे महंगी सिविल सेवा थी। स्वतंत्रता के बाद एक जिलाधिकारी का वेतन 415 रुपये संभवतः निर्धारित किया गया था, जबकि स्वतंत्रता के पहले इनका वेतन 5000 था। और इसके अलावा जिले के रेवेन्यू से 2% अधिकांश प्रांतों में और कुछ बड़े प्रांतों में 1% देने की व्यवस्था थी। तो उस समय के व्यय के दृष्टिकोण से हम देखें तो अंग्रेजों के द्वारा जो ये स्थापित सिविल सेवा थी, ये दुनिया की सबसे महंगी सिविल सेवा थी। और ठीक उसके विपरीत हम देखें तो भारत एक निर्धन देश था, अंग्रेजों की पॉलिसी के कारण काफी निर्धन हो गया था। तो इतनी महंगी सिविल सेवा को चलाने की आर्थिक हैसियत तत्कालीन भारत में नहीं थी, तो मिलिट्री और सिविल एक्सपेंडिचर को कम करने की डिमांड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रखी जा रही थी। अब जब हम इन मांगों की बात करते हैं तो फिर हम अंत में आते हैं कि उदारपंथियों के काम करने के तरीके क्या थे। ऐसे तो मोटे तौर पर हम मानते हैं कि ये आवेदन देते थे, ब्रिटिश शासन को रिप्रेजेंटेशन देते थे और अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करते थे। इस मेथड को कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड कहा गया। लेकिन मोटे तौर पर 3 ट्रेंड्स उनके कार्य प्रणाली से उभरते हैं। 3 ट्रेंड्स।
और फैक्ट यह है कि उसमें से कुछ ट्रेंड कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भी शुरू हो गए थे। और इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण पाते हैं उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना या इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। सबसे पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि उपनिवेश या उपनिवेशवाद एक आर्थिक ढांचे को इंगित करता है जहां पर किसी देश विशेष या स्थान विशेष के जो संसाधन होते हैं उसका उपयोग उस देश के हितों के लिए न होकर के उस देश में जो दूसरे देश का शासन होता है, शासक वर्ग, और शासक वर्ग जिस देश से आता है वहां के जो आर्थिक हित हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए जो इकोनॉमिक प्रणाली अपनाई जाती है, इसे इतिहास में उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म कहा गया। तो हम बात कर रहे हैं उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना या इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। 1857 तक हमने देखा कि जो शिक्षित भारतीय थे वो अंग्रेजी शासन के माध्यम से भारत का आधुनिकीकरण चाहते थे, लेकिन हम देखते हैं कि 1860 के दशक के बाद ही, मतलब 57 के विद्रोह के थोड़े समय बाद ही भारतीयों का ये भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगता है कि अंग्रेज भारत का कोई आधुनिकीकरण कर सकते हैं। उपनिवेशवाद के द्वारा भारत का लगातार आर्थिक दोहन हो रहा था और शिक्षित भारतीय अंग्रेजों की इस कार्य प्रणाली को बहुत अच्छे तरीके से समझ लगे और इसमें पायनियर माने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में गरीबी और भारत में अन ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत स्पष्ट रूप से इस समय में नहीं बोला जा सकता था, एक भय का वातावरण था। ऐसी अवस्था में वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में शासन प्रणाली है, ये अंग्रेजों के द्वारा जो अपने यहाँ शासन प्रणाली है उससे भिन्न है, अन ब्रिटिश है यहाँ की शासन प्रणाली। वो अपने मदर कंट्री में स्थापित शासन प्रणाली के तरीके से भारत में काम नहीं कर रहे हैं। और उसमें इन्होंने विश्लेषण किया है कि कैसे भारत से आर्थिक संसाधनों का ड्रेन ऑफ वेल्थ, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, फ्रेजियोलॉजी इस्तेमाल की, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये बहाव इंग्लैंड की ओर हो रहा है। उन्होंने इस चीज का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया, कैसे भारतीय उद्योगों का विनाश हो रहा था, कैसे आईसीएस अधिकारियों के माध्यम से भारतीय पैसा विदेश जा रहा था, उनका पेंशन भारतीय मुद्रा कोष से इंग्लैंड में ही दिया जा रहा था, कंपनी के शासन के समय से लेकर के अभी तक करप्शन के माध्यम से कैसे भारतीय मुद्रा विदेश जा रही थी। इन सबों का विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। जॉन राइट एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने भी अपने स्पीच में ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द का प्रयोग किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो वो काफी कन्विंस भी थे नौरोजी के विचारों से। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आर्थिक इतिहासकार हुए रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त, ये फॉर्मर आईसीएस अधिकारी थे और इन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। और इन्होंने इस पुस्तक में भारत में, पूर्वी भारत में खासकर जब नवाबों का शासन था मुगलों के पतन के बाद, अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां के शासन के समय में भारत की जो वहां पर आर्थिक स्थिति थी, बंगाल को भारत का समृद्धतम प्रांत माना जाता था, वहां अंग्रेजों के शासन स्थापित होने के बाद क्या स्थिति हुई, कैसे परमानेंट सेटलमेंट में नवाबों के समय का लगभग 4 गुना गवर्नमेंट रेवेन्यू स्थापित किया गया, जमींदारों को कैसे अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक बना दिया गया। इस नवीन रेवेन्यू सिस्टम में भारतीय किसान कैसे धीरे धीरे जमीन से बेदखल होने लगे, कृषि पर जनाधिक्य हो गया, वो एक किसान की अवस्था से नीचे आकर के लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे भारतीय उद्योगों को ब्रिटिश पॉलिसी के द्वारा विनाश के कगार पर ले जाया गया और भारत जो अभी तक यूरोप को सप्लाई करता था, कंपनी जब ट्रेड करने के लिए भारत आई तो भारतीय सामानों को खरीदती थी
और इसे इंग्लैंड और यूरोप में बेच दी। भारत में विदेशी मुद्रा आती थी जो प्योर सिल्वर के फॉर्म में होती थी। 1757 और 1764 के बाद खासकर ये व्यवस्था कैसे क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित हो जाती है और एक नवीन व्यवस्था हम देखते हैं। अंग्रेजों को जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी दी जाती है तो इस दीवानी से होने वाले आय के माध्यम से वो इंग्लैंड और यूरोप को किए जाने वाला एक्सपोर्ट खरीदते थे। अब ये एक विचित्र व्यापार था, एक विचित्र व्यापार था जिसमें अंग्रेज कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। भारतीय मुद्रा से भारतीय वस्तुओं को खरीदा जा रहा था और इंग्लैंड और यूरोप के बाजारों में विक्रय किया जा रहा था। और जितने शेयर होल्डर्स थे उनके लिए लाभ ही लाभ की स्थिति थी, क्योंकि उनका मनी एट स्टेक नहीं था, उनके जो कैपिटल थे उस पर खतरे की कोई घंटी नहीं थी। फिर बंगाल में शासन परिवर्तन में रॉबर्ट क्लाइव, उनके साथी वाटसन, अन्य अधिकारियों ने कैसे करप्शन के माध्यम से मुद्राएं अर्जित की सोने और चांदी के रूप में और कैसे जहाजों के द्वारा इसे इंग्लैंड भेजा गया, इन सबों का ब्यौरा रमेश चंद्र दत्त ने डिटेल में लिखा है। और इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाला वर्ग था भारतीय कृषक वर्ग, और इसने जब भी आवाज उठाई इन चीजों के खिलाफ तब उसे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर दबा दिया गया। विपंजन साहब लिखते हैं, सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो धीरे धीरे इस आर्थिक शोषण प्रणाली, इसकी समझ भारतीयों को हो रही थी और वो इसके खिलाफ लेखन कर रहे थे। यहां पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये लेखन अभी तक जमानत तक नहीं पहुंच रहा था। ये जो पुस्तकें थी, अभी अधिकांश भारतीय अशिक्षित थे, लेकिन जब हम सेकंड बिंदु को उठाएंगे, स्ट्रगल फॉर प्रेस फ्रीडम, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो उसमें हम देखेंगे कि ये बातें सने सने जनमानस तक पहुंच रही हैं। हालांकि अधिकांश भारतीय अशिक्षित हैं, फिर भी उन तक बातें पहुंच रही हैं कि अंग्रेजी हित भारतीय हितों के विरुद्ध हैं। इसको हम आगे देखेंगे। दादाभाई नौरोजी की हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर दें कि इनकी बातों से और रमेश चंद्र दत्त की बातों से कुछ चीजें स्पष्ट हो गई थी। लॉर्ड कर्जन जैसे लोगों का कहना है कि भारत में आधुनिकीकरण की एक पूर्व शर्त थी विदेशी पूंजी या फॉरेन कैपिटल एज ए सिने क्वा नॉन टू नेशनल एडवांसमेंट। इनको तथ्यों के दृष्टिकोण से देखें तो इन विद्वानों ने बिल्कुल नकार दिया था और आर्थिक विश्लेषण के द्वारा यह साबित किया था कि ये एक गलत इतिहास सामने रखा जा रहा है। इन्होंने रुडयार्ड किपलिंग के मत का भी खंडन किया। रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेज लेखक थे। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन, या गोरे लोगों के ऊपर नियति के द्वारा दिया गया भार, कि काले और ब्राउन लोग ये अशिक्षित हैं और असभ्य हैं और इन्हें आधुनिक बनाने की जिम्मेदारी गोरे अथवा यूरोपियन लोगों की है। ये विचार रुडयार्ड किपलिंग के थे। ये अपार्थाइड पर आधारित विचारधारा थी, रंगभेद की नीति पर आधारित विचारधारा थी। और नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त जैसे लोगों ने इसका खंडन किया। आर्थिक विश्लेषण तिलक साहब ने भी किया, गोखले साहब ने भी किया। उनका कहना था कि जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, जो भी जल इकाइयां होती है, तो वहां से जलवाष्प ऊपर उठता है, ऊपर बादल का निर्माण होता है और ये पुनः वर्षा की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, कंडेंसेशन होता है और भूमि पर बारिश होती है। लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। यहाँ बादल अवश्य उठ रहे थे गंगा और भारत की अन्य नदियों के तट से, लेकिन वर्षा सिर्फ और सिर्फ टेम्स नदी के आसपास हो रही थी और अंग्रेज लाभान्वित हो रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। प्रेस, हमने आपसे शुरू में भी ये चीज दूसरी जो महत्वपूर्ण विधि उदारपंथियों की थी वो थी प्रेस के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष।
और इसकी शुरुआत भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, जब उन्होंने 1924 ईस्वी सन में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक प्रोटेस्ट एप्लीकेशन बंगाल सरकार को प्रेषित किया था। और 1885 को अगर हम उठा करके देखें, जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है, तो इसके 72 सदस्यों में मोटे तौर पर 1/3 जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण इनमें से उठा करके देखें, हिंदू स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा छापा जाता था। केसरी एन मेहरत्ता, बाल गंगाधर तिलक, इनके साथ शुरुआती दौर में जी आगरकर जुड़े हुए थे। बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि तत्कालीन जो प्रेस था उसमें सिर्फ एक अखबार और एक चारपाई किसी भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में एक लाइब्रेरी का निर्माण कर देती थी। अधिकांश ग्रामीण अशिक्षित थे, एकाध पत्रिकाएं उनके पास पहुंचती थी और इकलौते शिक्षित व्यक्ति के द्वारा उसे पढ़ करके सुनाया जाता था। लेकिन चारपाई पे और उसके आसपास लोग इकट्ठा होते थे और अखबार को सुनने के बाद राजनीतिक विचारों, राजनीतिक बिंदुओं पर अपने बातों को डिस्कस करते थे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार में क्या हो रहा है और हमारे हित कहां तक आहत हो रहे हैं। तो एक ढंग से पॉलिटिकल एजुकेशन हो रही थी। तो एक लाइब्रेरी का निर्माण एक चारपाई के आसपास ही हो जाता था। यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो भारतीय प्रेस था, ये 124A आईपीसी का एक सेक्शन था जिसे 1870 में जोड़ा गया था। इसके अधीन ही कार्य कर पाता था। इसमें ये बात कहेगी कि जो भी खबरें छापी जाएगी या लेखन होगा प्रेस के माध्यम से, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति लॉयल्टी की शपथ उसको लेनी पड़ती थी और सिर्फ उन्हीं अखबारों को सामने आना दिया जाता था जो जिनसे ये अपेक्षा थी कि वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सीधा कुछ भी नहीं लिखेंगे। जब इसके विपरीत कार्य हुए थे तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, लेकिन रिपन के समय में 1881 ईस्वी सन में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि अंग्रेजों के समय में जबकि शपथ के अधीन लेखन करना होता था, तो कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लेखन से भारतीयों को एक नवीन कला विकसित करनी पड़ी थी। इसमें पहला उदाहरण हम सूर्यनाथ बनर्जी का देते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ सीधे कुछ भी लिखना कानूनी दृष्टिकोण से संभव नहीं था। 1883 ईस्वी सन में कोलकाता के न्यायालय में एक मंदिर के शालिग्राम हम सभी जानते हैं विष्णु की मूर्ति के रूप में पूजा का एक संसाधन होता है, वो कितनी प्राचीन है इसका मुद्दा लाया गया और जज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये सिर्फ हाल की चीज है, जबकि बंगाल के इतिहास के मुताबिक वो मंदिर और वो शालिग्राम काफी प्राचीन थे। सूर्यनाथ बनर्जी ने 2 अप्रैल 1883 के अपने बंगाली के एडिशन में जज के जजमेंट को लिखा। सीधे तौर पर उनके खिलाफ कोई कमेंट नहीं पास किया, लेकिन जेफरी एंड श्रॉग, ये पुराने समय के अंग्रेज जज हुआ करते थे जो अपने विचारधाराओं के कारण इंग्लैंड में कुख्यात थे, उससे उनकी तुलना की और इसके कारण उन्हें 2 महीने जेल की सजा दी गई। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे सूर्यनाथ बनर्जी। कुछ और लेखन को हम उठाएं। 1898 ईस्वी सन में रैंड और आयर्स्ट, रैंड हम सभी जानते हैं पुनः प्ले कमीशन के चेयरमैन थे, आयर्स्ट उनके असिस्टेंट थे। इनकी हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा कर दी गई थी क्योंकि बीमारी से पीड़ित, प्लेग से पीड़ित भारतीय ग्रामों में अंग्रेजों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई बहुत ही अमानवीय थी। इसमें कुछ भी संवेदनशीलता नहीं थी। तिलक ने मर्डर्स की आलोचना की, लेकिन इसके लिए अंग्रेजों को ही रिस्पॉन्सिबल बताया। केसरी में इनका ये आलेख आया और इन्हें 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शुरुआती दौर में कॉम्प्रोमाइज की भी बात कहेगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने से तिलक ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं कोई कच्चा रीड नहीं हूं। रीड जल में उगने वाली वनस्पति, कमजोर वनस्पति होती है और वो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जेल गए। 1908 में
उन्हें दोबारा जेल की यात्रा करनी पड़ी। निहिलिज्म हम सभी जानते हैं, ये एक यूरोपियन फिलॉसफी थी। ये एक तरह की एनार्की स्थापित करने की बात करती है, क्योंकि जो सिस्टम स्थापित है उसमें कोई मेरिट नहीं, और ये बम के द्वारा सत्ता को प्राप्त करने की बात करती है। तिलक ने निहिलिज्म के फेवर में आर्टिकल लिखा था, और दूसरी बार जो इन्हें सजा हुई वो 6 वर्षों के लिए, और इस बार इन्हें बर्मा के मंडाले जेल भेज दिया गया था। मंडाले का अपना ऐतिहासिक महत्व है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी अपने अंतिम समय यहीं बिताने पड़े। एक दिलचस्प घटना का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल कम वाइसराय थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में वो बोल रहे थे, और उन्होंने कंसेप्शन ऑफ ट्रुथ एंड प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट इस पर अपना अभिभाषण दिया। और अभिभाषण में उन्होंने एक बात बताई कि जो ट्रुथ का कंसेप्ट है वो पूर्वी सभ्यता और भारत को, ये मूलतः यूरोपियन कंट्रीब्यूशन है, यूरोपियन देन है। यहां पर इस ढंग की कोई कंसेप्ट पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब सीधे तौर पर वायसराय की बातों का खंडन नहीं किया जा सकता था। तो अमृत बाजार पत्रिका में उनके अभिभाषण को बड़ी प्रमुखता से छापा गया, और लंदन की एक टाइम्स पत्रिका में उनके पुराने इंटरव्यू जो छपे थे उसको बगल में कोट किया गया, जिसमें उन्होंने अपने कोरिया में पदस्थापना के दौरान की एक बात का जिक्र किया था कि उनको किसी ने बताया था कि पूर्वी सभ्यता में अधिक उम्रदराज लोगों को अधिक इज्जत दी जाती है। तो वहां पर एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने अपनी उम्र 40 साल बताई थी, जबकि वो सिर्फ 35 वर्ष के थे। और जब उनके 40 साल के हिसाब से स्वास्थ्य का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरिया की जलवायु इतनी अच्छी है कि मैं थोड़ा युवा दिखता हूं। तो बहुत स्पष्ट है कि यहां पर लॉर्ड कर्जन सत्यवाद नहीं कर रहे थे। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनके अभिभाषण और टाइम्स में उनके पूर्व में छपे हुए इंटरव्यू को पैरेलल स्थान देते हुए अमृत बाजार पत्रिका ने छापा, जिससे उनके अपने व्याख्यान का स्वतः ही खंडन हो जाता था, और भारतीयों की तरफ से उस पर किसी भी ढंग की बात लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि प्रेस में भारतीयों के द्वारा लेखन किया जा रहा था। भारत की आर्थिक अवस्था के संबंध में भी प्रेस में लेखन किया जा रहा था। और अब हम आज के लेक्चर के अंतिम पार्ट पर आते हैं। विधायिका में भारतीयों के द्वारा किया जाने वाला संघर्ष। भारत में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, तो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसको विस्तारित किया गया, एक्सटेंड किया गया। 6 से 12 एडिशनल या अतिरिक्त सदस्य इसमें रखे जा सकते थे, और इन अतिरिक्त सदस्यों का कार्य था कानून संबंधी चीजों पर विचार प्रस्तुत करना और कानून के ड्राफ्ट करने में मदद करना। इसमें भारतीयों को नामित किया जाने लगा, लेकिन 1861 से 1892 तक का हम पीरियड उठाएं, लगभग 31 वर्षों का पीरियड, तो बहुत कम राष्ट्रवादियों को इसमें स्थान मिल पाया था। जो प्रमुख राष्ट्रवादी इसमें काम कर पाए उसमें सर सैयद अहमद खान, पाल, वी.एन. मलिक, रास बिहारी घोष, ये नाम हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं निभा पाया। इसका कारण था कि ये बहुत इक्के दुक्के थे। जो अधिकांश भारतीय इसमें नामित किए जाते थे वो भारत के एलीट तबके से आते थे। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता दें कि दुर्गाचरण लाहा, डिनफो पेटिट, ऐसे भारतीयों ने अधिकांश समय गवर्नर जनरल की इस काउंसिल में काम किया। इन्होंने हमेशा सॉल्ट टैक्स बढ़ाए जाने के मत में समर्थन दिया। जो राष्ट्रवादियों की डिमांड थी या भारत में स्थापित होने वाले उद्योगपतियों की तरफ से डिमांड थे कि सीमा शुल्क के माध्यम से उनके उद्योगों को प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके विरोध में हमेशा इन्होंने मतदान किया। और बहुत बार ऐसे भी भारतीय इन सभाओं के लिए नामित किए गए जिन्हें तरीके से अंग्रेजी नहीं आती थी और असेंबली की कार्रवाई उनके समझ से परे भी होती थी। 1892 के बाद राष्ट्रवादियों को अधिक स्थान लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिलने लगा, और इसके बाद जो राष्ट्रवादी आते हैं उसमें महत्वपूर्ण नाम दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और अमेरिकी आंदोलनकारियों के पैटर्न पर इन्होंने पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिमांड रखी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन।
इनके जो भी भाषण होते थे इसको बड़ी प्रमुखता से भारतीय अखबारों में छापा जाता था और ये अंग्रेज नीतियों के विरुद्ध भारतीय हितों के संदर्भ में बोलते थे और इससे भारतीयों का एक पॉलिटिकल एजुकेशन हो रहा था। 1895 में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल लाया गया जो 1861 के पुलिस एक्ट को अमेंड करने के लिए था, उसे परिवर्तित करने के लिए था। इसमें समरी ट्रायल की बात की गई थी जहां पे पॉलिटिकल डिसअफेक्शन होता है और इस पर फिरोज शाह मेहता ने एक लंबा अभिभाषण प्रस्तुत किया कि कैसे ये बिना न्याय का मौका दिए हुए सजा की बात को लेकर के कानून आ रहा था।